हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड इस चैप्टर को कर रहे थे। इसमें काफ़ी कुछ ऑलरेडी कवर हो गया है। ये कुछ हेडिंग हैं जो ऑलरेडी कवर हो गई हैं और अब हम लोग करने वाले हैं हुक्स लॉ एंड यंग मॉडुलस। इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग यही है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी है कुछ ज़्यादा ही है। तो स्टार्ट करते हैं न्यू हेडिंग दैट इज हुक्स लॉ एंड यंग मॉडुलस। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करने की नीड नहीं रहेगी, हम लोग टू द पॉइंट डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये वन शॉट है। हुक्स लॉ एंड यंग मॉडुलस जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें पहले हमें कांस्टेंट कर लेनी होंगी। मटेरियल एंड टेम्परेचर, जैसे कोई पर्टिकुलर आप प्रोटोटाइप मटेरियल ले लो। सपोज़ करिए आपने एल्युमिनियम या स्टील लिया है, स्टील लिया मान लीजिए, तो फिर आपने स्टील पर ही बात करनी है, मटेरियल चेंज नहीं करना है। रूम टेम्परेचर पर अगर डिस्कशन हो रहा है तो टेम्परेचर को भी चेंज नहीं करना है। रेंज विद इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, इस बात का क्या मतलब है? ऊपर मैंने आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक कर्व होता है बताया था, मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं। ये आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाला कर्व है। इसमें अगर आप ध्यानपूर्वक देखो तो समझ में आएगा कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, कहाँ से कहाँ तक, बड़ा करके दिखा दूं, ओ से पी तक। इस सेगमेंट में ओनली बात करें अगर तो फिर हुक लॉ वैलिड होगा। इस सेगमेंट में खास बात यह है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इसी वजह से इस पॉइंट P को प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहा गया है। मतलब P ये वो लिमिट है जिसके पहले स्ट्रेस यानी कि सिग्मा, स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, आफ्टर दैट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि हुक्स लॉ में कंस्ट्रेंट क्या हैं, कंडीशन क्या हैं, कब ये वैलिड नहीं होगा। मटेरियल एंड टेम्परेचर कांस्टेंट अगर नहीं है तो वैलिड नहीं होगा। रेंज प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के बियॉन्ड हो गई है तो वैलिड नहीं होगा। दीज कंस्ट्रेंट इफ आर प्रेजेंट देन हुक्स लॉ विल बी वैलिड। एंड व्हाट इज दैट? ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि जो स्ट्रेस है यानी कि सिग्मा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन यानी कि एप्सिलॉन। ये जो ई जैसा लिखा हुआ है ये एप्सिलॉन है, इसे आप स्ट्रेन के लिए यूज़ करेंगे। तो जो स्ट्रेस होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। एंड व्हेन A प्रोपोर्शनल टू B, वी नो रेशियो ऑफ A एंड B, ये A और B स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट किस संदर्भ में, कितने लेवल का कांस्टेंट? पूरी तरह से कांस्टेंट नहीं होगा, कुछ चीज़ों पर डिपेंड करेगा, कुछ चीज़ों पर नहीं करेगा। किस पे नहीं करेगा? इस पे और इस पे नहीं करेगा। कांस्टेंट का नाम क्या रखा गया है यहाँ पे? ये है y। y इज़ नथिंग बट इट इज़ यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस डिपेंड नहीं करता है कि कितनी स्ट्रेस है, कितनी स्ट्रेन है। स्ट्रेस आप बढ़ाओगे उसी रेशियो में स्ट्रेन बढ़ जाएगी, बट जो ये रेशियो है ये कांस्टेंट आएगा एज लॉन्ग एज मटेरियल एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये जो y है इसे आप इस एप्सिलॉन के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो सिग्मा जो स्ट्रेस है वो y मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन आ जाएगा। छोटे छोटे फार्मूले हैं, क्वेश्चन के मार्फत आप सीखेंगे तो याद हो जाएगा। नाउ y का ही अगर कोई फार्मूला पूछे तो ये भी समझ में आ गया होगा कि y विल बी स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन। नाउ यूनिट एंड डायमेंशन की हम बात करेंगे तो ये आपका जो स्ट्रेस है इसकी यूनिट मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है ऊपर, ये होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये जो स्ट्रेन है इसकी यूनिट होती ही नहीं है, इसलिए y की यूनिट स्ट्रेस की यूनिट से मैच करेगी एंड इट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। सेम डायमेंशन के लिए भी बात हो जाएगी। डायमेंशन जो स्ट्रेस की होगी वही डायमेंशन y की होगी एंड होगी कितनी? ये होगी जो प्रेशर की होती है ml-1 T-2। कैसे आई ये सब ऊपर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, दोबारा करने का कोई मीनिंग नहीं है। बाकी स्लोप के पॉइंट से बात करें, इस बात का आगे यूज़ होगा। यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं रेशियो सिग्मा और एप्सिलॉन का कांस्टेंट है, तो इसको आप स्लोप के पॉइंट से भी बोल सकते हैं कि अगर ग्राफ बनाया जाए किसके और किसके बीच में, सिग्मा और एप्सिलॉन के बीच में, सिग्मा और एप्सिलॉन के बीच में,
तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा और उसका जो स्लोप होगा वो y के बराबर होगा। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं मैं। y एक्सेस पे हमने स्ट्रेस लिया और x एक्सेस पे स्ट्रेन लिया। ये सिग्मा है, ये एप्सिलॉन है, और ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया है क्योंकि जो रेशियो है सिग्मा और ई का वो कांस्टेंट है, या यू कैन से सिग्मा और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ड्यू टू दैट ग्राफ इज स्ट्रेट। एंड इस ग्राफ का जो ये स्लोप होगा, स्लोप आई होप आप समझते होंगे कि अगर हम कोई पॉइंट P ले लें तो उस पॉइंट P से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो आपको एक राइट एंगल दिखाई देगा, राइट एंगल ट्राइंगल OMP। इसमें जो PM है दैट विल बी परपेंडिकुलर एंड OM दैट विल बी बेस, एंड P एंड B इसका जो रेशियो होता है, यानी कि सिग्मा और E का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है और वो स्लोप के बराबर होता है और वो यंग मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है। आई होप सारी बातें आप कनेक्ट कर लिए होंगे। नाउ लास्ट में ये लिखा हुआ है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। मोस्टली मटेरियल प्रॉपर्टी का जब डिस्कशन होने जा रहा होता है तभी ऐसा शुरुआत से ही बोल दिया जाता है कि मटेरियल और टेम्परेचर नहीं चेंज करना है। तो यहाँ पे यंग मॉडुलस कांस्टेंट है। मीन्स आप बिगिनिंग में जो मटेरियल लिए थे दैट वाज स्टील, एज लॉन्ग एज मटेरियल नॉट गोइंग टू चेंज, स्टील को आप खींच रहे हो और खींच रहे हो, ये कंप्रेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, स्ट्रेस में चेंज आएगा, अकॉर्डिंगली स्ट्रेन में चेंज आएगा, बट यंग मॉडुलस वाई नॉट गोइंग टू चेंज, रीजन बीइंग इट इज़ अ मटेरियल प्रॉपर्टी। नाउ हम आगे अगर अप्रोच करें तो जब ये मटेरियल प्रॉपर्टी है तो प्रश्न उठ सकता है कि कुछ कॉमन मटेरियल हैं उनके लिए इसकी वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पर सब कुछ याद नहीं करना है, एक रफ पिक्चर माइंड में सेट करनी है कम ज़्यादा के पॉइंट से, लेस और मोर के पॉइंट से, ताकि आपको पता रहे कि कौन स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग है, कौन इलास्टिक है, कितना इलास्टिक है। यहाँ आप देख रहे हैं कि डायमंड का जो यंग मॉडुलस है वो 1000 से ज़्यादा है। ध्यान दीजिए यूनिट मैंने पास्कल नहीं लिखी है, ये GPa है। G का मतलब होता है गीगा, जैसे मेगाबाइट होता है वैसे गीगाबाइट होता है। ये आपका 10 की पावर 9 होता है। आप अननेसेसरी इसके चक्कर में अभी ना पड़े, लिख देते हैं, चलिए बोला है मैंने तो M मेगा, G गीगा, T टेरा। आप बाइट इससे कनेक्ट करिएगा, जो आपकी मेमोरी होती है फ़ोन में, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। मेगाबाइट 10 की पावर 6, गीगाबाइट 10 की पावर 3 का अंतर आएगा 9, टेराबाइट 10 की पावर 12। तो जो गीगा पास्कल होगा दैट विल बी 10 की पावर 9 टाइम्स ऑफ द पास्कल। नाउ हम बात अगर करें डायमंड की, तो डायमंड का आप देख रहे हो कि जो ये वाई है वो 1000 से भी ज़्यादा है। बाकी अगर हम इसके नीचे के कुछ मटेरियल हैं लाइक निकल या आयरन की बात करें या स्टील की बात करें, जिसमें आयरन के साथ थोड़ा सा कार्बन भी होता है, तो लगभग अराउंड 200 के है। ठीक, तो कम ज़्यादा के हिसाब से हम अगर चले तो डायमंड का जो आपका वाई है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब इलास्टिक है। कौन? डायमंड बहुत इलास्टिक है। तो इस हिसाब से तो फिर हमें डायमंड का प्रयोग करना चाहिए अपने घरों का कंस्ट्रक्शन कराने में। बट आप सोच रहे होंगे, सोच लीजिए या तो इमेजिन कर लीजिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये शायद अंबानी लोगों के लिए भी संभव नहीं है कि अपने घरों को डायमंड से बनवाएं, क्योंकि डायमंड बहुत महंगा होता है। डायमंड का घर बनाना संभव नहीं है। ऑल्दो अगर आप बनाएं तो घर की मजबूती कंपेयर टू स्टील ज़्यादा होगी, बट संभव नहीं है। इसलिए कोई कभी पूछता है, आगे क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज़्यादा बेस्ट मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन, फॉर द इंजीनियरिंग वर्क कौन है? आंसर है स्टील, बेस्ट मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन। ना इसके नीचे अगर आप देखें तो आपको दिखाई देंगे कॉपर एंड जिंक। ये कंपेयर टू स्टील थोड़ा सा कम इलास्टिक हैं, और अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो ये काफ़ी कम इलास्टिक हो गए हैं। ये और नीचे अगर आ जाएं तो फिर तो आपका कुछ बचा ही नहीं, इलास्टिक ज़्यादा है ही नहीं। जैसे रबर की बात करें तो इसकी इलास्टिसिटी बहुत ही कम है। अब यहाँ ध्यान से सुनना, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो पढ़ते हैं उससे गलत धारणाएं बन जाती हैं। हम लोगों के मन में ऐसा सेटलमेंट आ जाता है कि रबर को जो खींचो तो वो आसानी से खिंच जाती है, इसलिए वो ज़्यादा इलास्टिक है। नहीं,
ज़्यादा इलास्टिक रबर नहीं है, ज़्यादा इलास्टिक स्टील है। लोहा जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वो तो खिंचता ही नहीं है, इसलिए वो इलास्टिक नहीं है, और रबर खिंच जाती है इसलिए वो इलास्टिक नहीं है, इसलिए वो इलास्टिक है। दरअसल पिक्चर सही ये है कि रबर इज़ निग्लिजिबली इलास्टिक बट स्टील इज़ हाईली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब, जो अगर आपने शुरुआत में हमने कहानी बताई थी जिसमें मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा था, दैट टाइम कहा था कि इलास्टिक का मतलब ये नहीं होता कि कौन कितना खिंच रहा है। इलास्टिक का मतलब होता है खिंच जाने के बाद कौन अपने आप को किस लेवल पे रिस्टोर कर रहा है। जो ज़्यादा रिस्टोर करने की प्रॉपर्टी रखता है दैट विल बी मोर इलास्टिक। यहाँ रबर आसानी से खिंच रहा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। स्टील मुश्किल से खिंचता है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो अगर आपने स्टील को खींच लिया तो स्टील को रिस्टोर होने के लिए जो फोर्स चाहिए होगा, रिस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप होता है उसके अंदर, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आप इसको ऐसे ना समझें कि इलास्टिसिटी का मतलब कौन ज़्यादा खींचता है। इलास्टिसिटी का मतलब आप अपनी धारणा को, कंसेप्ट को, परसेप्शन को चेंज कीजिए। ऐसा मानिए कि किसको खींचने में आपको अधिक बल लगाना पड़ता है, अधिक एनर्जी लगानी पड़ती है। अभी आप एनर्जी थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो वाई यानी कि यंग मॉडुलस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कहीं कहीं पर। तो जहाँ खींचने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वो मटेरियल ज़्यादा इलास्टिक होगा। रबर को खींचने में मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, आसानी से खिंच जाता है, इसीलिए वो इलास्टिक नहीं है। जबकि स्टील को खींचने में मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वो इलास्टिक है। तो जिसको में मेहनत नहीं करनी पड़ रही है वो लेस इलास्टिक, जहाँ मेहनत करनी पड़ रही है वो मोर इलास्टिक। बाकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी ये आप देख लें कि जो वाई है यंग मॉडुलस और जो टेम्परेचर है ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब यहाँ पर ये dy/dt लिखा है, हो सकता है आप इससे कंफ्यूज हो जाएं। ये इनडायरेक्ट वे में बताया गया है कि आप जो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यंग मॉडुलस बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे डिक्रीजिंग स्लोप है, ये आप कह सकते हैं कि स्लोप नेगेटिव है। वाई और टी के बीच में जो अगर ग्राफ बनाया जाएगा तो वो नेगेटिव होगा। आप इतना नहीं समझ पा रहे हैं, सिर्फ इतना ही जान लें, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ इतने से ही आया है कि जो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो इलास्टिसिटी है, जो यंग मॉडुलस है, जो इलास्टिसिटी के मेजरमेंट के लिए प्रयोग में लिया जाता है, वो कम हो जाएगा। कारण क्या है इसका, नीचे लिखा हुआ है कि जो बॉन्ड्स हैं वो वीक हो जाएंगे हाई टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से हाई स्ट्रेन डेवलप की जा सकती है। मटेरियल बिकम लाइक रबर की आसानी से ही वो खिंच जाएगा, उसमें ज़्यादा मात्रा में स्ट्रेन डेवलप हो जाएगी और स्ट्रेस उतनी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो लेस स्ट्रेस मोर स्ट्रेन। वाई अभी आपको मैंने बताया कि होता क्या है, सिग्मा स्ट्रेस एंड डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो हाई टेम्परेचर पे स्ट्रेस जो है वो आपकी कम हो जाएगी और स्ट्रेन ज़्यादा हो जाएगी, मटेरियल बिकम रबर लाइक। सो यहाँ पर जो आपका सिग्मा कम हुआ है या एप्सिलॉन बड़ा है का मतलब ये कि वाई यंग मॉडुलस कम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक वही वाली बात छोटी सी जो मैंने ऊपर बताई कि हाई वैल्यू ऑफ द यंग मॉडुलस मेक्स, किसके लिए, स्टील के लिए। डायमंड भी है लेकिन डायमंड महंगा है इसलिए हम बात नहीं करेंगे। सूटेबल है किसके लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। तो स्टील क्यों सूटेबल है, क्योंकि उसका वाई ज़्यादा है। क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट। देखिए ये पूछा गया है, राइज इन टेम्परेचर यंग मॉडुलस कैसे चेंज होता है, मैंने बताया डिक्रीज होता है। अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन था, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया क्या कि जो स्टील है वो यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन में, बात बिल्कुल सही है, डायमंड यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्टील क्यों यूज़ होता है, क्योंकि ज़्यादा इलास्टिक है, इसकी इलास्टिक लिमिट ज़्यादा है। इलास्टिक लिमिट वाली बात भी हमने डिस्कस की थी, बहुत ऊपर की थी कहीं जब ब्रेकिंग स्ट्रेस की बात हो रही थी दैट टाइम। तो असर्शन ये आपका ट्रू है, रीज़न ये ट्रू है और ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, सो दैट यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अब हम वापस थ्योरी की तरफ आते हैं। देखिए, ये आप देख रहे होंगे बैक टू बैक क्वेश्चन लगे हुए हैं, लंबा हो जाएगा सेशन, चलिए इसी सेशन में कवर कर लेते हैं। यहाँ पे जो एक फॉर्मूला आया है, सिग्मा इक्वल टू वाई अपसाइलन, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन, आपको यहाँ पर सबसे पहले लिख लेना है। फिर इनकी जो वैल्यूज़ हैं पुट करनी है। स्ट्रेस की वैल्यू फोर्स डिवाइड बाय एरिया, स्ट्रेन की वैल्यू x डिवाइड बाई एल, ये सब रखने के बाद एक नया फार्मूला बन जाएगा। यहाँ जितना भी कुछ लिखा हुआ है सब रिलेटेबल है, एक ही चीज़ को लिखने के तरह तरह के तरीके हैं। कभी कोई तरीका यूज़ किया जाता है तो चीज़ें इजी हो जाती हैं, कभी कोई दूसरा, इसलिए हमें सारे ही आने चाहिए। अब आप इसी फार्मूले को रीअरेंज करिए और यहाँ से y को निकालिए। तो y कितना आएगा, l जो ये आप देख रहे हो f के साथ मल्टीप्लाई करो तो fl और ax, fl अपॉन ax, ये y का वैल्यू हो गया। आई थिंक कुछ नया नहीं है आपके लिए, लेकिन देखिए इतनी सी बात पे आपको दो छोटे छोटे क्वेश्चन दिख जाएंगे। कर लेते हैं, देखिए बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर यंग मॉडुलस मटेरियल है कोई, उसका y है, उस मटेरियल का रॉड का जो भी वायर है लेंथ l है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, और लेंथ चेंज की डबल की, क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ किया, यंग मॉडुलस बताना है। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, एज लॉन्ग एज मटेरियल एंड टेम्परेचर नॉट गोइंग टू चेंज, यंग मॉडुलस विल रिमेन सेम, यंग मॉडुलस विल रिमेन सेम, यंग मॉडुलस इज मटेरियल प्रॉपर्टी। आप मन में ऐसा ख्याल लाओगे, जो कि गलत नहीं है, कि एफ एल अपॉन ए एक्स होता है। एफ को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 गुना किया है, ए को आधा किया है, तो ये 2 और ये 2 दोनों जब कंबाइन होंगे तो 4 गुना हो जाना चाहिए यंग मॉडुलस, लेकिन होगा नहीं। हाँ, ऐसा तब होता जब एल और एक्स ये भी कांस्टेंट होते, यहाँ ऐसा होगा नहीं। यहाँ होगा क्या, क्योंकि मटेरियल कांस्टेंट है तो y को कांस्टेंट रहना है, तो जो f और a का चेंज का इफ़ेक्ट है वो l और x में इन फ्यूचर चेंज होगा के इफ़ेक्ट से कंपनसेट हो जाएगा। मतलब l और x की वैल्यूज एडजस्ट हो जाएंगी अकॉर्डिंगली, सो दैट y विल नॉट चेंज, y शुड नॉट चेंज। y की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि y इज़ मटेरियल प्रॉपर्टी और मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है। थ्योरी पर आ जाइए, एक और क्वेश्चन था उसको भी कर लेते हैं। देखिए वही सेम क्वेश्चन है, आंसर देख लीजिए, रिमेन सेम। ठीक, अब हम वापस थ्योरी पर आते हैं। यहाँ पर ये जो x है, ये जो f है, इसको एक तरफ करिए और बाकी को एक तरफ करिए, तो x डिवाइड बाई f की जो वैल्यू आएगी, x को इधर किया मैंने लेफ़्ट में, f को भी लेफ़्ट में, तो आ जाएगा x बाई एफ इक्वल टू एल डिवाइड बाई वाई है। ठीक, ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि इन फ्यूचर x और f के बीच में, y और x और f के बीच में ग्राफ बनाया जाएगा। जिन दो लोगों के बीच में ग्राफ बनना है, हमें उस दोनों के बीच का रेशियो निकालना होता है। भविष्य में ग्राफ अगर कोई और 2 क्वांटिटीज़ के बीच में बनाना पड़ गया तो हम उन 2 क्वांटिटीज़ का रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ पर x और f के बीच में ग्राफ बनने वाला है, इसलिए x और f का रेशियो निकाला गया है, जो कि l अपॉन वाई ए के बराबर है, और ये आपका बराबर हो जाएगा किसके स्लोप के, एक्स एफ के बराबर। ठीक, अब क्वेश्चन कर लेते हैं तो कहानी थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। आप इस चीज़ को एक काम करो, यहाँ से कॉपी कर लो, इसकी अभी नीड पड़ेगी। पहला क्वेश्चन देखिए, ग्राफ देखिए बना हुआ है, कौन से 2 लोगों के बीच में बना हुआ है? ये एलोंगेशन है, एक्सटेंशन कह सकते हैं आप इसे, और ये फोर्स है, लोड कह सकते हैं आप। x और f के बीच में ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, मैंने कहा था कि जब x और f के बीच में ग्राफ बना होगा
तो हमें x और f का जो रेशियो है उसे निकालने की नीड होगी। हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। किसके बराबर है? ये L/YA के बराबर है। ठीक है, हम यहाँ पर कह पाएंगे कि L/YA जो होगा वो एंगल, ये 45 है तो tan 45 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, वो स्लोप के बराबर होता है, m के बराबर होता है। तो इस ग्राफ में जो एंगल है को देख करके अगर हम स्लोप निकालें तो स्लोप 1 के बराबर है, और अगर हम इस इक्वेशन से स्लोप निकालें तो वो L/YA के बराबर है। इसलिए हम L/YA को 1 से इक्वेट कर देंगे। बाकी y और L और A में कोई दो लोग बता दिए जाएंगे, तीसरा निकाल लेना होगा। यहाँ पर जो बताया गया है वो है 68.2.8 लेंथ गिवन है। डायमीटर देने का मतलब है एरिया इनडायरेक्टली गिवन है, यहाँ से y निकाला जा सकता है। कैलकुलेशन पार्ट आपको खुद से कर लेना है। बाकी इस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन भी देख लेना, क्योंकि वहाँ पर इसको हम दूसरी तरह से डिस्कस करेंगे और वो तरीका इससे ज़्यादा बेटर होगा। ये तरीका मैंने इसलिए बताया कि ज़्यादातर लोग इसको इसी तरीके से करते हैं। जो नेक्स्ट मेरा तरीका रहेगा उसकी कंपेयर में ये डिफ़िकल्ट है, वो ईजी होगा। चलिए थ्योरी पर वापस आइए। थ्योरी पर ये दूसरा क्वेश्चन अब हमें कर लेना है, ये वाला क्वेश्चन करना है। ये लीजिए, इसमें भी वही कहानी है। लोड और एलोंगेशन x और f उल्टा हो गया है, लेकिन ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर ये x नहीं है, x तो इधर है, और यहाँ लोड y एक्सिस में है, f और x के बीच में बना हुआ है। ठीक, तो जो x/f आप कह रहे थे L/YA, तो f/x जो आएगा दैट विल बी YA/L। इसका मतलब ये है कि जो f और x के बीच में अगर ग्राफ बनाए आप, तो उसका जो स्लोप होगा वो YA/L के बराबर होगा। आप हमें क्या ये बता सकते हो कि ये जो चार ग्राफ हैं क्या सबके स्लोप बराबर हैं, या किसका ज़्यादा है या किसका कम है? ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि स्लोप के हिसाब से अगर चलें तो आपका सबसे ज़्यादा स्लोप है D का, फिर आएगा C का बारी, फिर B का, फिर A का। स्लोप का मीनिंग है एंगल, इनडायरेक्टली जिसका एंगल आप देख रहे हो कि अगर ज़्यादा बन रहा है उसका स्लोप ज़्यादा होगा। नाउ यहाँ पर जो स्लोप है आप उसको अब पॉइंट करिए। जो M है वो Y, A और L इन तीन लोगों पर डिपेंड कर रहा है। मटेरियल सेम है, इसलिए इस पॉइंट को, इस क्वांटिटी को डिस्कार्ड करिए। A/L ये स्लोप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब और कुछ चीज़ें अगर कांस्टेंट है तो उन्हें भी हटाइए। लेंथ भी सेम है, उसे भी हटाइए। तो एरिया जो है वो m पे डिपेंड करेगा। एरिया आपका होता है पाई r स्क्वायर, r हियर इज़ रेडियस। जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसका डायमीटर भी ज़्यादा होगा और उसी का स्लोप भी ज़्यादा होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो वायर है D, इसका स्लोप ज़्यादा है, इसीलिए इसका r रेडियस ज़्यादा होगा, इसीलिए इसका डायमीटर ज़्यादा होगा। ये वायर मोटा होगा, थिक होगा। पूछा क्या गया है? थिक नहीं पूछा गया है, थिन पूछा गया है। जस्ट अपोजिट। D तो सबसे मोटा है, सबसे पतला कौन होगा? A। तो यहाँ पर A आंसर आ जाएगा। A दिया है पहले ही ऑप्शन में, तो ये सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम यहाँ पर इस वाले एक्सप्रेशन को दोबारा से लिखेंगे। क्या चेंज करेंगे? ये जो L आप देख रहे हो राइट साइड में, उसको हम लेफ़्ट में ले लेंगे, और x/f इसको एक सिंगल क्वांटिटी अज्यूम कर लेंगे। x/f इसको एक सिंगल क्वांटिटी एज्यूम कर लेंगे। मतलब जैसे कि हमें ग्राफ बनाना है भविष्य में, और y एक्सेस में हमें क्वांटिटी रखनी है, नाम है उसका x/f, और x एक्सेस में एक क्वांटिटी रखनी है जिसका नाम है l। तो हमें दो क्वांटिटी चाहिए, एक तो चाहिए x/f और एक चाहिए l।
तो x बाई एफ ये ऐसे का ऐसे ही हमने यहाँ लिख दिया, और ये जो l है इसको लेफ्ट में लिख लिया है डिवाइड में, तो ये आपका 1/YA के बराबर आ जाएगा। तो अब हम कह पाएंगे कि अगर भविष्य में इन दो क्वांटिटीज़ के बीच में अगर कभी ग्राफ बनाया गया तो जो y बाई एक्स होगा परपेंडिकुलर बाई बेस p बाई बी होगा, जो स्लोप होगा वो y 1/YA के बराबर होगा। ठीक है, कहानी कुछ कम ज़्यादा समझ आई है तो ग्राफ से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया कि x बाई एफ एक क्वांटिटी है जो कि y एक्सिस में है, जो वायर की लेंथ है ये एक क्वांटिटी है जो कि x एक्सिस में है, इनके बीच में ग्राफ बनाया गया है। तो जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन एंड व्हाट विल बी द स्लोप, इसके लिए उसी एक्सप्रेशन को आपने लिखना है परपेंडिकुलर बाई बेस के फॉर्मेट में। x बाई एफ डिवाइड बाई l ये आया था 1/YA। ठीक है, ये आपका m को रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, स्लोप क्या इस ग्राफ से आप निकाल सकते हो, क्योंकि इक्वेशन से तो समझ में आया है कि ये स्लोप 1/YA के बराबर होगा, बट फ्रॉम द ग्राफ इट विल बी हाउ मच। कोई भी एक पॉइंट ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, जो इजी लगे। मुझे सबसे ज़्यादा इजी आप ए पॉइंट लग रहा है तो मैंने ए को ले लिया। इस ए पॉइंट से हमने एक वर्टिकल लाइन बनानी है, ये एम पर आकर के एक्स एक्सिस को मीट की, और हमें राइट एंगल ट्राइंगल OMA कंसीडर कर लेना है। OMA ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो है 1 और बेस की जो वैल्यू है वो है 4। तो यहाँ से 1/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू यानी कि स्लोप की वैल्यू आ गई है, जो कि 1/YA के बराबर होगी। ठीक बात है। अब y और a में से दो लोगों में से कोई एक दे दिया जाएगा और दूसरा पूछ लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ एरिया a की वैल्यू दे दी है तो y पूछा होगा, देखते हैं क्या पूछा है। यंग मॉडुलस y पूछ लिया है, आप कैलकुलेशन कर लेना, यूनिट का ध्यान रखना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग चल रही है एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब इस सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आ गया है, ये है F बराबर YA/X/L। कुछ लोग इसे ऐसे याद करते हैं, कुछ लोग इसे कुछ और तरीके से लाइक ऐसे याद करते हैं। आई विल रिकमेंड आप फॉर्मूले को ऐसे ही याद करना, ज़्यादा डायमेंशंस में, ज़्यादा दिशाओं में और प्रॉपर वे से आप कनेक्ट कर पाओगे। ये कनेक्टिविटी हम आपको अगले सेशन में देंगे। क्वेश्चन की एक बार आप संख्या तो देखिए कितने आए हुए हैं, बैक टू बैक ज़्यादातर सवाल इस प्रश्न से, इसी फार्मूले से आए हुए हैं। सो अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस फार्मूले को करना क्या है, फार्मूला तो आप इसी को रीअरेंज कर लो तो आ जाएगा, क्वेश्चन कर लेंगे।